नमस्ते, मैं अभय मिश्रा हूँ। नदियों पर लिखता पढ़ता हूँ और नदी संस्कृति को समझने की कोशिश करता हूँ। ये फेसबुक लाइव जो है, फेसबुक लाइव वाणी प्रकाशन के सहयोग से हो रहा है। एक ऑनलाइन साहित्य उत्सव आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसी का आज पहला दिन है, उसीलिए मैं आज आपके साथ मुखातिब हुआ हूँ। एक कोरोना काल ने हमें ये मौका दिया है कि हम उन दोस्तों से बात कर सकें जिनसे अपनी व्यस्तता के चलते बात नहीं कर पाते थे, या वो फिल्में देख सकें जो हमेशा से सूची में थीं और इंतज़ार कर रही थी, या वो किताबें जिनके कुछ पन्ने कभी पलटे गए थे और वो सेल्फ में रखी इंतज़ार कर रही हैं कि कभी आपको समय मिलेगा और आप उसे देख पाएंगे। वैसा ही ये चीजें एक एक समय मिला है इसको इसको देखने का, समझने का। और एक ये जो कोरोना काल है, ये एक मौका और हमको उपलब्ध करा रहा है कि हम अपने पर्यावरण के बारे में दोबारा सोचें। हम अपनी एक प्रकृति को देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलें। हम उन अपने गमलों को दोबारा से देखें जिसमें 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 फूल लगता है, जो जिसकी आप केयर करते हैं, उस पर एक सोचे, एक नए नजरिए के साथ सोचने की जरूरत है। वो उस चिड़िया के बारे में सोचिए जो आपके घर के आसपास मंडराती थी। प्रकृति हमें एक संकेत कर रही है इस कोरोना के माध्यम से। और वही चीज जानने के लिए, समझने के लिए एक हम लोग यहाँ साथ में हैं। वास्तव में ये जानने की जरूरत है कि कभी उस नदी के बारे में सोचिए जो आपके बचपन में, आपके बचपन की यादों में मौजूद है। क्या वो नदी आज भी उतनी ऊर्जा देती है? क्या वो नदी है भी या नहीं है? वो है तो अब उसकी क्या हाल है? ये चीजें जानना जरूरी है, ये चीजें समझना जरूरी है। एक मैं आपको एक महान नदी की कहानी सुनाता हूँ, जिस जिस जो सिर्फ आज हमारे पास कथाएं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बचपन की नदी या वो जो हमें ऊर्जा देती रही है वो एक कहानी बन के रह जाएगी। सरस्वती नदी का नाम आपने सुना है। सरस्वती एक महान नदी रही है। वेदों में उसका वर्णन है, सबसे ज्यादा उसी का वर्णन है वेदों में। और सरस्वती आज सिर्फ एक कहानी बन के रह गई है। महाभारत में ये कहा गया है कि बलराम ने युद्ध में भाग नहीं लिया था और उन्होंने उत्सर्पणी यात्रा की थी। उत्सर्पणी यात्रा जो थी वो सरस्वती नदी के किनारे किनारे उन्होंने वो यात्रा की थी उस युद्ध काल के दौरान। और आज हम बलराम की उन्हीं यात्रा से जानने की कोशिश कर रहे हैं कई लोग कि वो वास्तव में कौन सी जगह थी जहां से सरस्वती नदी बहा करती थी। वो नदी अब एक कहानी बनकर रह गई है। ऐसे ऐसे साहित्यिक पौराणिक जो सबूत हैं हमारे पास, या जो ऐसे फैक्ट हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उनको उनको देख रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं। सरस्वती का आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि सरस्वती पर इसरो ने काम किया है, सरस्वती पे वाडिया इंस्टीट्यूट ने काम किया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने काम किया है, और कई संस्थाएं सरस्वती पर अलग अलग रिसर्च कर रही हैं। लेकिन कहीं भी सरस्वती की जो मैपिंग हुई है या उसके उसके रूट को जानने की कोशिश हुई है, उस रूट में कहीं भी इलाहाबाद नहीं आता। इलाहाबाद में आप नहीं कहते, साइंटिस्ट नहीं मानते कि यहाँ सरस्वती है, लेकिन लोकमानस में वो है। आज हमसे आपसे कोई भी पूछेगा तो हम बेहिचक कहते हैं कि इलाहाबाद में सरस्वती है, जो कि अंडरग्राउंड है। और तो सोचिए क्या हुआ होगा, एक पर्यावरणीय नजरिए से या एक सांस्कृतिक नजरिए से उसको समझने की कोशिश करें। जब सरस्वती सूखने लगी, वो नदी जब खत्म होने लगी, जिसके किनारे इतने वेद पुराण लिखे गए, इतने विशाल यज्ञ हुए, और एक दुनिया को रास्ता दिखाने वाली जो नदी थी, जब वो सूखी तो वहां पर बसने वाले लोगों ने खुद को माइग्रेट किया। जब वे बढ़ना शुरू हुए तो वो देश में बहुत कोने कोने तक गए। लेकिन सबसे अच्छी जगह जो उनको मिली वो दो नदियों का जो मिली वो इलाहाबाद मिला। वहाँ सबसे बड़ा मैदान था, वहाँ शायद गंगा नदी थी। वहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए, नदी किनारे तट पर मेला लगाने के लिए, बसने के लिए हर लिहाज से बेहतर जगह थी। उस अपनी नदी को, जिस नदी की पीढ़ियों से वो खा रहे थे, सरस्वती नदी के लिए, वहां पर वो लोग बसे और वहां पर उन्होंने अपनी नदी को थैंक्स कहने के लिए वहां उसको गढ़ा।
कि यहाँ सरस्वती है और जमीन के भीतर है। और ऐसे ही सरस्वती होने का दावा सिर्फ हमारे देश में 100 से ज्यादा जगहों पर है। इसका मतलब यह है कि वो सारे लोग जो है अलग अलग जगहों पर गए और जहां भी वो रहे वो अपनी नदी को नहीं भूले। हम वो अपनी नदी को धन्यवाद कहने के लिए उन्होंने उसे कहा कि ये विलुप्त है और जमीन के नीचे है। और वही दौर था, उस समय ही सरस्वती का देवी स्वरूप सामने आया, जिसे हम ज्ञान की देवी कहते हैं सरस्वती को। तो कहीं गंगा के साथ भी तो ऐसा ही नहीं होने जा रहा है, कहीं हम उससे भी तो नहीं खोने वाले हैं। नदी को थैंक्स बाद में जब कहना ही है तो अभी कह लो ना, जीते जी कह लो, जीते जी उसको संभाल लो, तो एक एक बेहतर वो होगा। आप गंगा का थोड़ा दर्द समझिए गंगा का। गंगा जब निकलती है उत्तराखंड से, हिमालय से, तो उसको हम 3 जगह बड़ी बड़ी नहर बनाकर निकालते हैं। सबसे पहले हम उसको हरिद्वार में निकालते हैं, अपर गंगा कैनाल में। फिर हम उसको मध्यम मिडल गंगा कैनाल में निकालते हैं, बिजनौर में। फिर हम नरोरा में उसको निकाल देते हैं। नरोरा के बाद पानी उसमें बचता नहीं है। जो थोड़ा बहुत पानी आगे बढ़ता है वो कानपुर शहर बैराज बनाकर रोक लेता है। अब इसको यूं समझिए कि कानपुर को भी जरूरत है, वो पानी रोक लेता है। कानपुर गंगा जल का आखिरी बिंदु है। उसके बाद आगे गंगा नदी तो है, गंगा जल नहीं है। और ये बहुत रोचक बात है कि मध्य भारत में एक और नदी बहती है, उसका नाम चंबल है। और चंबल को वेदों में बहुत सम्मान दिया गया है, उसका काफी गुणगान किया गया है, लेकिन सामाजिक रूप से चंबल को वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। और बहुत धन्यवाद उन डाकुओं का जिनकी वजह से चंबल के किनारे कभी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई। इस वजह से आज मध्य भारत की सबसे साफ सुथरी नदी चंबल है। और यही चंबल नदी जब आगे बढ़ती है तो ये हमीरपुर में यमुना से मिलती है। और यमुना में हमीरपुर में यमुना को रिचार्ज करके ये आगे इलाहाबाद जाती है। तो इलाहाबाद के आगे, इलाहाबाद, बनारस और जहाँ जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा आस्था की डुबकियां लगाई जाती हैं, ये वास्तव में मध्य प्रदेश की चंबल नदी का पानी है। गंगा जल वहाँ पर नहीं है। काशी में गंगा के आंसू हो सकते हैं, गंगा नदी नहीं है, गंगा जल नहीं है वहाँ पर। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम उसे कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो चीज़ें आप उसको जान जाएंगे तो शायद हम उसकी चिंता कर पाएंगे थोड़ी सी। ये आजाद भारत की सरकारों ने हमेशा से मीन्स वास्तव में जो मैं कह रहा हूं कि 3 जगह नदी को बड़ी नहर बनाकर रोका गया, इसकी बड़ी रोचक सी कहानी है। पहली नहर की कहानी समझिए कि पहली नहर कैसे बनी। 1916 में अंग्रेज सरकार थी, जब उन्होंने तय किया कि हम हरिद्वार से एक नहर निकालते हैं जो दिल्ली को पानी पिलाएगी और बाकी काम आएगी। जिसे आप हर की पेड़ी समझ के डुबकी लगाते हैं ना, वो वास्तव में नहर है। मूल धारा तो वहां से थोड़ी दूर है। 1916 में जब ये नहर बनी, उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसका बहुत विरोध किया। और वो विरोध किया, उन्होंने काफी लंबा आंदोलन चलाया। साधु संत, उस समय के राजा महाराजा और सभी लोग उनके साथ उस आंदोलन में शामिल हो गए। पंडित मदन मोहन मालवीय के दबाव के आगे अंग्रेज सरकार झुक गई और उनके बीच में एक समझौता हुआ, गंगा सभा और अंग्रेज सरकार के बीच में, कि आगे से भविष्य में जब भी कभी या तो हम गंगा पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे नहीं, और यदि करेंगे भी तो हिंदू समाज से पूछ कर करेंगे। और विश्वास मानिए 1916 से लेकर 47 तक, जब तक अंग्रेज यहाँ रहे, उन्होंने गंगा को छुआ नहीं। उसके बाद छुआ गया, उसके बाद तो फिर सरकारें हमारी ही थी, उन्हें किसी से पूछना नहीं था। फिर जो है गंगा का जो दोहन स्टार्ट हुआ, तो अब स्थिति यह है कि 24 बैराज और बांध सरकारी तौर पर हम उसमें खड़े कर चुके हैं बड़े बड़े स्तर पर। और वो चीजें हैं। उसके बाद ही हुआ। आजाद भारत की सरकारों ने पिछले 50-60 सालों में जितना नदियों का नुकसान किया है, उतना पहले कभी हुआ नहीं है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पर्यावरण बदलाव हम देख रहे हैं, वो उसमें हमारा योगदान कितना है या भविष्य में कितना हो सकता है। चीजें हालांकि पूरी तरह बिगड़ी नहीं है। हर साल होने वाली बारिश हमारी गलतियों को धो देती है। आपके गमले में खिला हुआ फूल बताता है कि रंग अभी बाकी हैं।
या हर नया जन्म लेने वाला शिशु बताता है कि प्रकृति पूरी तरह नाराज नहीं है, चीजें बची हुई हैं, हमारे हाथ में है अभी भी कि शायद हम बचा लें, पर पता नहीं कितना कितना इसको कर पाएंगे। एक्चुअली वास्तव में ये एक कोरोना काल का संकेत ही तो है कि हम घर बैठे हैं 3 हफ्ते के लिए, तो चीजों को पर्यावरणीय नजरिए से एक बार देखने की कोशिश करें। अब गंगा को पर ज्यादा बात हम करते हैं, बाकी नदियां भी एक तरह से गंगा हैं। सब हर नदी का अपना महत्व होता है, हम उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन गंगा धरती की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके आने की कहानी है। बाकी नदियां जब से हम हैं, जब से धरती है, जब से हिमालय है, जब से सह्याद्री है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, तब से नदियां भी हैं। लेकिन गंगा के आने की कहानी है, और इस कहानी को एक बार पर्यावरणीय लिहाज से समझने की जरूरत है। बहुत छोटी सी कहानी है कि गंगा को जब भागीरथी ने तपस्या की और उनको नीचे धरती पर अपने पूर्वजों को तारने के लिए लाने के लिए मना लिया, तब ये समस्या आई कि गंगा को संभालेगा कौन, और शिव ने अपनी जटाओं पर उनको संभाला, ताकि गंगा का जो बहाव इतना तेज होता है कि कहीं वो पाताल में न चली जाए। ये सोचिए, ऐसा कैसे, ये क्या हुआ होगा। भागीरथ गंगा को लेकर आए होंगे, ठीक है, वहां से उन्होंने कपिल मुनि ने बड़ा सिद्धांत जो दिया था, उसको आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि वो भूगोल के अच्छे जानकार थे, भूगोलवेत्ता थे। और भागीरथी के पिता और उनके दादा के समय से जो झारखंड और अयोध्या के बीच का जो एरिया है, बनारस से आगे का, वहाँ पर पानी का क्राइसिस था और नहर खोदने का काम लगातार चल रहा था। तो वास्तव में हुआ क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं एक रेफरेंस से समझाने की कोशिश करता हूँ कि 2013 में जब केदारनाथ हादसा आया, आपने एक तस्वीर देखी होगी कि ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम के सामने शिव भगवान की विशाल मूर्ति है और गंगा ने उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया। वो यहाँ तक बह रही थी, पर पूरी मूर्ति को बहा ले गई। ये बताती है कि गंगा हमारे बनाए हुए भगवानों को नहीं पहचानती। उसके शिव ये नहीं है जिनकी गणना हमने की है, जिनको हमने गढ़ा है। हिमालय ही गंगा के शिव हैं, और हिमालय में पाई जाने वाली घास 10-12 प्रकार की घास की प्रजातियां हैं, जो जितनी ऊपर होती हैं उससे दुगनी जमीन के नीचे होती हैं, जो सॉइल इरोशन को रोकती हैं, भूमि कटाव को रोकती हैं। गंगा का तेज बहाव इन्हीं लंबी लंबी घासों ने रोका था और उसे नियंत्रित करके मैदान की तरफ पहुंचाया था। हमने क्या किया, हमने ये जो घास है यही शिव की जटाएं हैं। हमने क्या किया, शिव की जटाओं को काट दिया। हमने सबसे पहले शिव की जटाओं को काट दिया, फिर हम ने उस पर अपने घर बनाए, होटल बनाए, और बाद में हम शिकायत करते हैं कि गंगा जो है हमारे घरों में घुस गई। तो बहुत जरूरी है कि पौराणिक कथाओं को पूरी तरह से नकारिए मत, और उस नजरिए से भी मत देखिए जिससे आज तक देखते आए हैं। वो जरूरी है कि उसको उस पर एक थोड़ी सी प्रकृति नजर डालिए, एक पर्यावरणीय नजर डालिए कि वास्तव में क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, और क्या रही होगी कहानियां। मैं अभी नीचे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं उनको पढ़ नहीं पा रहा हूं अपनी बात कहने में, लेकिन अच्छा लग रहा है। सवालों के जवाब हम सवाल जो है बाद में वो ले लेंगे। आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं। तो एक ये जो कहानियां हैं, मतलब जैसे गंगा पथ पर आर्सेनिक की समस्या इस समय हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। आर्सेनिक, इसी में पौराणिक कथाओं की बात कर रहा हूं। जो भगवान शिव पर हम धतूरा चढ़ाते हैं, धतूरा एक गोल सा फल होता है, आपने देखा होगा, धतूरा जहरीला होता है। और जो आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक और धतूरे का जो केमिकल एक तरह से इंग्रेडिएंट्स है, एक कॉम्बिनेशन है, वो करीब ऑलमोस्ट सेम है। गंगा पे आर्सेनिक हमेशा से रहा है, हिमालय से बहकर आया नीचे, हमने जमीन खोद कर वहां से आर्सेनिक निकाल लिया। अब ये हुआ कैसे होगा, ये कुछ कभी कोई एक दौर आया होगा जब गंगा और शिव ने मिलकर हमको इस जहर से बचाया, तभी तो उनको धतूरा समर्पित किया जाता है। ये कुछ ऐसी कहानी होगी। ये सम्मान उनको क्यों मिला,
मतलब बहुत जरूरी है कि हम उसको भगवान समझना बंद करें। गंगा को हम भगवान जैसे ही मान लेते हैं ना, हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है, गंगा की शुरू हो जाती है, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान होता है। वो गंदे पानी को भी गंगा जल में बदल देगा और सब कुछ शुद्ध कर देगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं असली। और माँ तो हम सिर्फ कहते हैं, मानते तो है ही नहीं। क्योंकि अब कभी ऐसा होता है क्या कि आपकी माँ बीमार हो तो हम उसको अस्पताल के बजाय ब्यूटी पार्लर में भर्ती कर दें? और वैसे ही सरकारें करती हैं, हम घाट बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, सुंदर सुंदर भगवान बनाते हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचते कि इस पर वास्तव में है ये, इससे नदी का क्या भला होने वाला है। नदी कैसे रह पाएगी? वो सिर्फ वाटर रिसोर्स नहीं है। एक दो बातें और मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। एक दो चीजें जो सरकारें हमेशा से कहती हैं, हालांकि उनका दोष नहीं है, सभी सरकारें पर्यावरण विरोधी रही हैं, विकास के आड़े आ जाता है, लेकिन दो बातें हमेशा से कही जाती रही हैं जिस पर जवाब देना बड़ा जरूरी होता लगता है। एक तो ये कि पानी तो पानी है और पानी हर जगह का एक ही होता है, ये बात सच भी है। पानी तो दुनिया की एकमात्र न्यूट्रल थिंग है। लेकिन इस पर निर्भर करता है कि पानी जिस जगह पर है वहाँ का वातावरण क्या है। इस पर थोड़ी देर बाद आता हूं। दूसरी बात, अक्सर एक सबसे बड़ा झूठ या सबसे बड़ा मजाक ये कहा जाता है कि नदियों का पानी समुद्र में बेकार चला जाता है। अरे बाबा, वो नदियों का पानी समुद्र में बेकार नहीं चला जाता है। नदी हमारे पास समुद्र की अमानत है, ये एक चक्र है। नदी और समुद्र का मिलन प्रकृति ने तय किया हुआ है, वो तय है उनका मिलना, उसको उसको रोका नहीं जा सकता। यदि जब रोकेंगे तो समुद्र नदी से मिलने के लिए आगे आएगा। जो लोग तटवर्ती इलाकों के होंगे वो जानते होंगे कि बंगाल की खाड़ी में या रण ऑफ कच्छ में देखिए कि वहां पर समुद्र आगे की तरफ बढ़ा है और आपकी पूरी उपजाऊ जमीन को उसने स्लाइन वाटर से, खारे पानी से भर दिया है और सारी फसल वहां की बर्बाद हो गई है। वो एक सिस्टम है। इस सोच से हमको बाहर निकलना पड़ेगा कि नदी का पानी समुद्र में बेकार चला जाता है। वो बेकार नहीं चला जाता है, वो एक चक्र है। हम उससे अपनी जरूरत का पानी लेते हैं और ले सकते हैं। एक मतलब करीब करीब हर नदी के साथ जो है ऐसा है। हम वो पानी पानी वाली बात कर रहे थे कि पानी तो पानी है। मैं आपको नदी का मजाक बताऊं। गोदावरी में नासिक में ही पंचवटी जो क्षेत्र है वहां पर जमीन के भीतर ही 75 कुंड बने हुए थे। उन 75 कुंडों को सरकार ने मेंटेन करने के लिए नीचे से कंक्रीट कर दिया, मतलब सीमेंट लगा दिया जमीन के नीचे की तरफ तलहटी में, और वो सारे कुंड बंद हो गए। वहाँ एक साथी हैं दिबांग जानी, बहुत उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनको फिर से खाली कराया, लेकिन कुंड खत्म हो चुके थे। नुकसान जो होना था वो हो गया था। नदी को साथ हम ऐसे ही डैमेज करते जा रहे हैं। साउथ में कृष्णा नदी है, वहां पर जो नई बनने वाली राजधानी है उसका पूरा बर्डन उसी नदी पर है। उस नदी पर, कृष्णा नदी पर ऐसे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है पूरी कि आगे चल के वो पूरी तरह से नियंत्रित होकर बहेगी। यानी कि रिचुअल्स के लिए और पूजा के लिए अलग से घाट बनाया जा रहा है जिसमें पानी सिर्फ उस समय छोड़ा जाएगा जिस समय आपका तीज या त्योहार होगा। बाकी समय वो खाली रहेगा, बाकी समय उसमें प्लांटेशन किए गए हैं। एक बहुत ही अजीब सी हम लोग नदी को बनाने की प्रक्रिया में जी रहे हैं। जैसे साबरमती में हमने किया हुआ है, एक 10 किलोमीटर का स्विमिंग पूल बना के कहते हैं कि हमने नदी बना दी है और नदी को पुनर्जीवित कर दिया है। ये निहायत बचपना है। तो मैं जैसे कहते हैं पानी तो पानी है, पानी सच बात है, दुनिया की एकमात्र न्यूट्रल थिंग है। और लेकिन उसका नेचर समझिए। कावेरी वातावरण कैसा होता है? कावेरी के किनारे म्यूजिक है, गोदावरी के किनारे साहित्य है, कृष्णा के किनारे राजनीति और नृत्य है। कुचिपुड़ी, जिस नृत्य को आप जानते हैं, कुचिपुड़ी कृष्णा नदी के किनारे बसे हुए गांव का नाम है। उस गांव में रहने वाले सारे लोग, हर परिवार कुचिपुड़ी नृत्य में से ही अपनी जीविका चलाता है, वही जीता है, उसी को गुनता और बुनता है। ये हर नदी की अपनी अपनी एक क्वालिटी है जिसको समझने की जरूरत है। वो सिर्फ वाटर रिसोर्स नहीं है। अब देखिए, गोदावरी के किनारे वात मिलता है, कृष्णा के किनारे पित्त मिलता है।
इसीलिए गोदावरी के किनारों पर सरसों का उपयोग ज़्यादा होता है और कृष्णा नदी के किनारों पर तीखे मसाले ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फर्क है नदी का, नदी के पानी का। ये कह देना प्रकृति को समझने का निहायत सरलीकरण है या समस्याओं से आंख मूंद लेने की कोशिश है कि पानी तो पानी है, उसको आप चाहे गंगा पे डैम बनाइए, कहीं बनाइए। यदि ऐसा होता तो गंगा में रहने वाली डॉल्फिन नर्मदा के पानी में भी रह लेती और नर्मदा में रहने वाला शानदार मगरमच्छ गंगा के पानी में रह लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो दोनों वहां नहीं सरवाइव कर सकते हैं। एक हर नदी का अपना वो है। गंगा के किनारे क्या है, गंगा ताकत देती है आत्म साक्षात्कार की। गंगा आपको खुद से मिलाने की ताकत रखती है। देखिए, इस मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और डिप्रेशन जैसी जो ये बीमारियों को ठीक करने वाली जो इंडस्ट्री है, ये इस देश में कभी पनप नहीं पाई। मतलब 20 साल पहले तक तो नहीं थी, क्योंकि गंगा के कारण। ये गंगा जो है हमको खुद से साफ कर देती है। हम गंगा में डुबकी लगाते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं कि हमारे पाप धुल गए हैं, हम खुद को रिचार्ज कर लेते हैं, हम खुद को नई लड़ाई के लिए तैयार कर लेते हैं। ये सिर्फ डुबकी लगाने से संभव हो सकता है। ये इतनी बड़ी ताकत थी कि इतने बड़े देश में ये इंडस्ट्री कभी आ ही नहीं पाई कि यहाँ पर डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब हो रही है। पिछले 1-2 दशकों से हम सुनने में आ रहे हैं, अब हम इन सब बीमारियों से परिचित हो रहे हैं जिनको हम कभी जानते भी नहीं थे। ये कुछ 2-3 बातें थी जो आपसे करनी थी, और एक तरह से इनका संबंध समझना बड़ा जरूरी है। नदी और समुद्र का संबंध, जैसे मैंने बताया, और सरकारें अलग तरह से देखती हैं, पर हमको अलग तरह से देखने की जरूरत है। नदी और नाले का संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको थोड़ा सा वैसा समझा जाए कि नदी और नाला हमेशा से साथ मिलाकर बोले जाने वाले शब्द थे, और सिर्फ 30-40 सालों में ऐसा हुआ कि नाला देखते देखते विलेन बन गया और नदी बेचारी बन गई। नाले हमेशा से एक रिचार्ज सिस्टम का हिस्सा थे, जो बरसाती पानी लेकर आते थे और नदी में उसको छोड़ते थे। लेकिन जब हमने सीवेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और उसको नाले से जोड़ दिया, तो नाला देखते ही देखते नेगेटिव हो गया। और सरकारों के पास बहुत महत्वपूर्ण काम है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम माँ कहते हैं तो माई को मालगाड़ी ना बनने दें, और अपने नदी की चिंता करें। और इस पर्यावरणीय बदलाव के इस दौर में, इस कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस पर एक बार नए सिरे से सोचें। मतलब ये खुद हमको ही करना होगा, और बहुत लोग कर भी रहे हैं। कई लोग इस पर बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं। आर्मी से जुड़ा एक संगठन है अतुल्य गंगा, जिसने अभी गंगा को लेकर बीड़ा उठाया है। बहुत लोग काम कर रहे हैं, पर इनको मैं स्पेशली इसलिए यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनसे जुड़ें और इनको समझें। इन्होंने 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण की हैं, और जितना तैयारी मैं देख रहा हूँ, लग रहा है कि ये करेंगे ही। एक तो ये कि जो गंगा में ये प्लास्टिक डला हुआ है, कचरा, उसको निकाला जाए और उससे सड़क बनाई जाए। कहीं भी वो एक कोशिश करके उसको कलेक्ट किया जाए और उसको सड़क बना दिया जाए। वो बन सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जो अतुल्य गंगा कर रही है, वो है रिवर की मैपिंग करना। यानी आप अपने मोबाइल पर ही ये जान पाएंगे कि गंगा के वास्तव में किस घाट पर कितना पॉल्यूशन है, और ये लाइव मैपिंग रहेगी, जिससे कि आपको अपनी नदी की वास्तविकता पता चलेगी। और ये बहुत बड़ा कदम होगा। ये यदि इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये एक मानवता के लिए एक अच्छा कदम होगा। ये इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि इससे बहुत गंभीर लोग जुड़े हुए हैं। आर्मी से जुड़े लोग वैसे भी गंभीर ही होते हैं। इसमें दुनिया के जाने माने पर्वतारोही हैं, और अपने मोटरसाइकिल से सारी दुनिया नाप लेने वाले दिग्गज लोग इसमें शामिल हैं। तो अतुल्य गंगा एक अच्छा इनिशिएटिव है। और कुछ एक किताबें जरूर मैं आपको बताऊंगा कि ये अगले 3 हफ्ते आप जब घरों पर हैं तो थोड़ा सा ध्यान पर्यावरण पर भी पढ़ने पर दें। मैंने कुछ किताबें, हालांकि बहुत सारी हैं, कुछ एक रखी हैं। एक तो दर दर गंगे आप जरूर पढ़िए, ये पंकज के साथ मिलकर मैंने लिखी थी। ये किताब कई लोगों ने पढ़ी है, पर यदि आपने नहीं पढ़ी तो इसको देखिए। माटी मानुष चून, तो कई लोगों का मैसेज आया, आप लोग पढ़ ही रहे हैं, अच्छी बात है। एक और महत्वपूर्ण किताब है जल थल मल।
ये जो कोरोना संकट आया है इसको समझने में आपको ये बहुत मदद करेगी। वास्तव में आप अपने पर्यावरण को जानना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर देखिए। सोपान जोशी ने इसको लिखा है। और जितने उत्तराखंड में आंदोलन हुए हैं, जितना हिमालय को आप समझना चाहते हैं तो ये किताब है हरी भरी उम्मीद, शेखर पाठक की किताब है। और काफ़ी मोटी किताब है। उन्होंने सारे आंदोलनों को एक तरह से आर्काइव किया है और बताने की कोशिश की है कि ये इसको देखना चाहिए। एक हिमालय को हम कैसे मार रहे हैं, किस तरह से ख़त्म कर रहे हैं, ये भी समझने की ज़रूरत है। हिमालय का कब्रिस्तान एक लक्ष्मी प्रसाद पंत की किताब है। कई सारे बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स देकर इन्होंने इसको समझाया है। ये किताबें हैं, इनको आप अगले 2-3 हफ्तों में देखेंगे तो थोड़ा सा आपका नज़रिया भी बदलेगा और समझ में आएगा कि वास्तव में और क्या किया जाना चाहिए। तो वाणी साहित्य महोत्सव में आज इतना ही। ये हमारा ऑनलाइन साहित्य महोत्सव जारी रहेगा जब तक कि हम कोरोना को हरा नहीं देते। ये उससे लड़ने का हमारा अपना तरीका है। और कल इसी समय पर्यावरण से शुरुआत की है तो कल भी कल आपके साथ संजय कबीर संजय होंगे। वो पत्रकार हैं और चीते की कहानी आपको सुनाएंगे। चीता जंगल का राजकुमार हुआ करता था और अब गायब हो गया। उसको हमने खत्म कर दिया। तो जुड़े रहिए इसके साथ। बहुत धन्यवाद।